Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So this is the next video with regard to the marathon session for our upcoming JK PSC 10+2 सोशोलॉजी लेक्चर। पिछली वीडियो में आप लोगों की काफ़ी हेल्प हुई है एंड आप लोगों ने एक दो टॉपिक भी कुछ स्टूडेंट ने बताए हैं दैट दे वांट मी टू कवर। सो यस, मैं आप लोगों के टॉपिक को भी इंक्लूड कर रही हूँ, प्लस अपनी तरफ से भी मैं कुछ टॉपिक लेके आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड सर्टेन थिंग, जिसमें से आज का हमारा पहला टॉपिक है द पर्सपेक्टिव टू स्टडी इंडियन सोसाइटी। देखिए, जनरल सोशोलॉजी को पढ़ने के भी कुछ पर्सपेक्टिव होते हैं, जैसे कि फंक्शनलिज्म, क्लासिकल, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, कॉन्फ्लिक्ट, राइट, फेमिनिस्ट। तो उसी तरीके से इंडिया की सोसाइटी को पढ़ने के भी कुछ पर्सपेक्टिव है, कुछ विचारधाराएं हैं, कुछ आइडियोलॉजीज़ हैं जिनके थ्रू आप इंडिया की सोसाइटी को पढ़ सकते हो। मतलब देयर आर सर्टेन अप्रोच टू स्टडी द इंडियन सोसाइटी, राइट। तो जिसमें से सबसे पहला जो पर्सपेक्टिव है वो है इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को हम लोग टेक्सचुअल पर्सपेक्टिव भी कहते हैं, और इस मेथड का सिंपल मीनिंग है कि व्हेन यू आर स्टडिंग द इंडियन सोसाइटी विद द हेल्प ऑफ एंशिएंट टेक्स्ट, कुछ पुरानी किताबों को, जो आपकी पुरानी लिटरेचर्स अवेलेबल है, उनको आप लोग जब पढ़ के अपनी सोसाइटी का, या कुछ स्क्रिप्चर्स है उनको पढ़ के इंडिया के सोशल इंस्टीट्यूशन, मतलब इंडिया की सोसाइटी कैसी रही है, फैमिली सिस्टम कैसा रहा है, मैरिज सिस्टम कैसा रहा है, इकोनॉमी कैसी थी, यहाँ पे लोग क्या काम करते थे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जब टेक्सचुअल चीज़ों के थ्रू आप उसको पढ़ते हो तो उसको हम लोग एंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव कहते हैं। और जो फादर ऑफ इंडियन सोशोलॉजी कहलाते हैं दैट इज़ G.S. घुरे, इनको हम फादर ऑफ इंडियन सोशोलॉजी भी बोलते हैं। ये एक प्रोमिनेंट थिंकर हैं इस पर्सपेक्टिव के। इन्होंने जो स्टडी की थी एंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के थ्रू की थी, टेक्सचुअल पर्सपेक्टिव के थ्रू की थी। टेक्सचुअल पर्सपेक्टिव को आप आर्म चेयर मेथड भी बोल सकते हो कि यू आर जस्ट सिटिंग ऑन द चेयर। आप एक चेयर पे बैठे हो, एंड चेयर पे बैठ के यू हैव टू जस्ट रीड आउट द बुक। आप बुक्स को पढ़ोगे एंड उसके बेसिस पे अपनी थ्योरीज एंड अपनी स्टडी को कंक्लूड करोगे, राइट। तो ये था आपका इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। जैसे पुरानी चीज़ें, जो पुराने वेद हैं, पुराने पुराण्स हैं, आपके धर्मशास्त्र हैं, मनुस्मृति है, इससे आप कास्ट, वर्ण, इन सब चीज़ों की जो है नॉलेज ले रहे हो। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं अगला पर्सपेक्टिव। सेकंड इज स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव। स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव, अगेन आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिए, साथ में इसको लिखते भी रहिए शॉर्ट में चीज़ों को, ताकि आप लोग समझ सके। देखिए, आपका MCQ बेसिस पे एग्ज़ाम है, इसलिए मैं किसी भी चीज़ को ऐसे नहीं एनालाइज करी हूँ इसमें ये चीज़ें थी, इसके ये फ़ायदे थे, इसके ये प्रोज कॉन्स थे, बिकॉज सब्जेक्टिव एग्ज़ाम नहीं है। मैं कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रही हूँ, उससे रिलेटेड जो फैक्ट हैं वो बताने की कोशिश कर रही हूँ, राइट, ताकि MCQ हम अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। तो स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव क्या कहता है? ये फोकस करता है आपकी जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव। देखिए, यूजुअली सोशोलॉजी में ये क्या कहता है कि सोसाइटी जो है उसका एक अपना स्ट्रक्चर है और हर पार्ट का अपना अलग सेपरेट फंक्शन है, राइट। तो जैसे सोशल इंस्टीट्यूशन होते हैं, फैमिली, कास्ट वगैरह, ये सब आपके क्या हैं, इनके अपने अपने सेपरेट फंक्शन है दैट हेल्प्स टू मेंटेन द सोशल ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी। इस पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव की अगर मैं थिंकर की बात करूँ तो द पर्सन आर M.N. श्रीनिवास एंड S.C. दुबे। जैसे कि G.S. घुरे इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की बात करते थे, बुक व्यू या टेक्स्ट व्यू की बात करते थे। M.N. श्रीनिवास फोकस करते हैं फील्ड व्यू पे। M.N. श्रीनिवास बात करते हैं फील्ड व्यू पे, मीन्स इन्होंने एक तरीके से जिस जगह के बारे में इनको स्टडी करनी थी उस जगह का पार्ट बने, ये वहाँ के कल्चर को, वहाँ के पैटर्न को ऑब्जर्व करा एंड देन इन्होंने अपनी स्टडी की। और उसके बाद इनके कुछ फेमस कंसेप्ट के नाम आप जानते ही हो, दैट इज़ द संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन की बात इन्होंने की। प्लस इन्होंने जो थी स्टडी की थी वो किसकी करी थी? रामपुरा विलेज की, कुर्ग की तो है ये, यहाँ पे इन्होंने स्टडी की थी और अपने वर्क को प्रेजेंट किया था। नेक्स्ट पर्सपेक्टिव की मैं बात करूँ तो वो आता है मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव। मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव, अब मार्क्स पर्सपेक्टिव क्या कहता है? कार्ल मार्क्स का नाम आते ही आपको ये याद रखना है, कार्ल मार्क्स कॉन्फ्लिक्ट की बात करते थे, कार्ल मार्क्स क्लास स्ट्रगल की बात करते हैं। कार्ल मार्क्स सीधा सीधा कैपिटलिज्म के अगेंस्ट हैं, अगेंस्ट कैपिटलिज्म। वो कहते हैं कि ये जो कैपिटलिस्ट क्लास है ये हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये कैपिटलिस्ट क्लास है, ये एक्सप्लॉइट करती है वर्किंग क्लास को। तो कार्ल मार्क्स की बात आती है क्लियर कट क्लास स्ट्रगल, इनइक्वालिटी ड्यू टू द क्लास स्ट्रगल, डोमिनेंस ऑफ द कैपिटलिस्ट पीपल, ये सारी बातें हैं। कॉन्फ्लिक्ट की बात ये करते हैं। तो मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव से जो लोग बिलोंग करेंगे वो बात करेंगे कि सोसाइटी में क्लास स्ट्रगल एग्जिस्ट करता है, इनइक्वालिटी की स्टडी करेंगे, एक्सप्लॉयटेशन की स्टडी करेंगे इंडियन सोसाइटी में जो है ड्यू टू द कैपिटलिज्म, राइट। इसमें जो की थिंकर्स आते हैं वो आते हैं D.P. मुखर्जी,
AR देसाई। DP मुखर्जी एंड AR देसाई जो है वो मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव के प्रोमिनेंट थिंकर हैं। फिर आता है हमारा इंडियन सोसाइटी के, मैं थिंकर्स बता रही हूँ आपको, मैं भी जनरल वेस्टर्न थिंकर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इंडियन, क्योंकि मैं पर्सपेक्टिव इंडियन सोसाइटी को माइंड में रख के बता रही हूँ, तो इंडियन सोसाइटी, इंडिया की सोसाइटी को जिन्होंने स्टडी करा है उन थिंकर्स के मैं नाम बता रही हूँ। फिर आता है सब आल्टरनेट पर्सपेक्टिव। सब आल्टरनेट पर्सपेक्टिव जो है वो मार्जिनलाइज लोगों की बात करता है। मार्जिनलाइजेशन आपके अलग से ग्रुप में यूनिट भी है एक सेपरेट, राइट, अगर आपने देखा हो तो मार्जिनलाइज पीपल वो होते हैं जिनको बेसिक राइट और अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही हैं। जैसे बाकी लोगों को जो राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ हैं, दे आर नॉट गेटिंग द इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। डिस्क्रिमिनेशन की वजह से इन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं, जिसमें आपके SC कास्ट की वजह से SC हो सकते हैं, ट्राइब की डिस्क्रिमिनेशन की वजह से ST हो सकते हैं, वुमेन हो सकती हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की वजह से LGBTQ कम्युनिटी हो सकती है, राइट। तो देयर आर मल्टीपल, किसान, रिच एंड पुअर, अमीरी एंड गरीबी का जो है डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो पुअर पीपल भी मार्जिनलाइज हो सकते हैं ड्यू टू क्लास। तो ये सब मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं। तो जब आप मार्जिनलाइज के व्यू पॉइंट से चीज़ों की स्टडी करते हो, मार्जिनलाइज पीपल मतलब जो लेफ्ट आउट है मेन स्ट्रीम से, जिनको आप मेन स्ट्रीम में इंक्लूड नहीं कर रहे हो, जिनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं, तो जब आप इनके पर्सपेक्टिव से चीज़ों की स्टडी करते हो उसे हम सबाल्टर्न पर्सपेक्टिव कहते हैं। इसके कुछ इम्पॉर्टेंट नाम हैं: रंजीत गुहा, गेल ओमवेट, BR अम्बेडकर। दीज आर सर्टेन इम्पॉर्टेंट पीपल जो इस पर्सपेक्टिव से बिलोंग करते हैं, राइट। ये वही क्लास स्ट्रगल, जेंडर इनइक्वालिटी, इन सब चीज़ों की बात करते हैं कि कैसे इनको ओप्रेस करके रखा जा रहा है, कैसे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। फिर इंडियन कंटेक्स्ट में आ गया फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव। फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव सिंपल, जो अलग, देखिए फेमिनिज्म में भी बहुत सारे अलग अलग रीज़न है। मैंने फेमिनिज्म को लेके MCQ कराया था, तो मैंने आपको वेव्स भी बताई थी, फेमिनिज्म की वेव्स भी बताई थी। तो यहाँ पे आप जो पढ़ते हो स्टेटस, रोल, स्ट्रगल पढ़ते हो वुमेन्स का इन द इंडियन सोसाइटी। अब बहुत सारे कारण हैं। इनिशियली पैट्रियार्की एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था वुमेन को साथ, जो इनइक्वालिटी थी, तो ये सब रीज़न है। ये फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव में जाता है। पैट्रियार्की, जेंडर इनइक्वालिटी, इंटरसेक्शन ऑफ द कास्ट एंड जेंडर, ये इंपॉर्टेंट जो है, जो लोग इन चीज़ों की स्टडी करते हैं उन्हें हम फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव में पुट करते हैं। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर हो गए: उमा चक्रवर्ती, राइट, वीना दास, नंदिता गांधी, राइट। इसमें आप देखिए जनरली स्टडी डोमेस्टिक वायलेंस, वुमेन लेबर, वुमेन को फेयर वेजेस नहीं मिल रहे हैं, वुमेन को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में इक्वालिटी नहीं मिल रही है, जॉब में जो है डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वेजेस में, ये सब चीज़ों की आप बात करते हो, क्लियर। फिर एक और आता है कल्चरल पर्सपेक्टिव। कल्चरल पर्सपेक्टिव हो गया, आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, कल्चर आपको पता है, वे ऑफ लिविंग। कल्चर मैंने बताया, कल्चर इज़ नॉट ओनली अबाउट रिलीजन। कल्चर में आप एक सिविलाइजेशन, एक सभ्यता की स्टडी करते हो, उसमें क्या क्या वैल्यूज़ है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन सोसाइटी में हम बात करते हैं टॉलरेंस की, नॉन वायलेंस की, स्पिरिचुअलिटी की, फिर यूनिटी इन डाइवर्सिटी हमारी इंडियन सोसाइटी में देखने को मिलती है। तो जब इन आइडियोलॉजीज़ को बेस लेके आप स्टडी करते हो तो वो कल्चरल पर्सपेक्टिव में जाता है। जैसे इसमें कुछ थिंकर की मैं बात करूँ तो NK बोस, राधा कमल मुखर्जी, राइट, राधा कमल मुखर्जी, ये थिंकर हमें इस पर्सपेक्टिव से देखने को मिलते हैं, क्लियर। तो ये हमारा टॉपिक हो गया आपका एक पर्सपेक्टिव टू स्टडी इंडियन सोसाइटी। ये किसी का डाउट भी था, तो ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव मैंने आपको बता दिया। अब आज के अगले टॉपिक पे आते हैं, दैट इज़ अर्थ समिट। देखिए अर्थ समिट की अगर हम बात करें तो अर्थ समिट कोई एक मीटिंग नहीं है। अर्थ समिट एक सीरीज़ ऑफ कॉन्फ्रेंसेस हैं जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइज कर रहा है, जिसमें आप ग्लोबल लेवल पे, इंडिया की बात नहीं है, ये ग्लोबल लेवल पे एक मीटिंग होती है, अलग अलग सारी कंट्रीज़ का पार्ट होती हैं यूनाइटेड नेशन की जो मेंबर हैं। एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के इश्यूज़ की बात करते हो। आपको पता है कि आज की डेट में ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन, क्लाइमेट चेंज, ये सब कितने बड़े बड़े मेजर कंसर्न है, राइट। ये सब मेजर कंसर्न है और ये सिर्फ इंडिया के इश्यूज़ नहीं है, ये एज अ नेशन इंटरनेशनली सब कंट्रीज़ के इशू हैं। तो उनको रिजॉल्व करने के लिए हर कंट्री को साथ में आगे कुछ ऐसे प्लान्स, पॉलिसीज़ अडॉप्ट करने पड़ेंगे जिससे वो इन चीज़ों को दूर कर सके। तो अर्थ समिट इसी तरीके के जो हैं वो सीरीज़ ऑफ इवेंट है। अब मैं आपको फर्स्ट अर्थ समिट के बारे में बताऊंगी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज़ अगर अभी तक भी कॉपी पेन नहीं निकाला है तो निकालिए और इस चीज़ों को लिखना स्टार्ट कीजिए। फर्स्ट अर्थ समिट जो थी वो हुई थी इन द ईयर 1992 में।
ये ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुई थी, इसीलिए इसको रियो समिट भी बोलते हैं, राइट। इसको अर्थ समिट के साथ साथ रियो समिट भी बोलते हैं, राइट। इसका ऑफिशियल नेम क्या था? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, UNCED, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, राइट। तो ये 1992 में हुई। 170 प्लस कंट्री ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। क्या था? आपको बात करनी थी क्लाइमेट चेंज पे, आपको बायोडाइवर्सिटी जो लॉस हो रहा था, डिफॉरेस्टेशन, पोल्यूशन, इस पे बात करनी थी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना था। अब अर्थ समिट पे जब आपने मीटिंग करी तो कुछ आउटकम निकले, आप लोगों ने बैठ के कुछ बात करी होगी कि क्या रिजल्ट निकालना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। तो देखिए क्या क्या यहाँ पे आया, आप देखिए एजेंडा 21। अब आपसे पूछ सकता है एजेंडा 21 वॉज द रिजल्ट ऑफ या वॉज द आउटकम ऑफ अर्थ समिट, दिस या रियो समिट, कुछ भी नाम दे देगा, और 3 अदर ऑप्शन दिए होंगे। तो एजेंडा 21 वॉज द आउटकम ऑफ द अर्थ समिट। एजेंडा 21 एक तरीके से क्या था? एक एक्शन प्लान था। एक्शन प्लान था कि कैसे 21वीं सेंचुरी में आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करोगे, इस चीज़ का एक्शन प्लान था, जिसमें ये गरीबी, पोल्यूशन, एजुकेशन, हर चीज़ की बात कर रहा था। सिर्फ यहाँ एनवायरनमेंट की बात नहीं थी, आप ओवरऑल सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे थे। क्लियर? फिर इसी में एजेंडा 21 के साथ रियो डिक्लेरेशन भी हुआ था, जिसमें आपने 27 प्रिंसिपल की बात की थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, राइट। तो ये सब यहाँ पे हुआ था। अब इसमें कुछ एग्रीमेंट भी हुए थे, दैट इज़ कि UNF, इनकी फुल फॉर्म देखो, याद कर लो। UNFCCC क्या है? UN इज़ यूनाइटेड नेशन, इट इज़ फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। लिख लो अपने पास, मैं सब लिख नहीं रही हूँ, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, राइट। UNCBD, इट इज़ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। UNCCD, यूनाइटेड नेशन हो गया कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। क्लियर? तो ये समझ में आया आपको बेसिक सी चीज़ें अर्थ समिट के बारे में, राइट। कहाँ हुई थी, क्या हुआ था, इसके डिक्लेरेशन, रियो डिक्लेरेशन एंड अर्थ समिट वाज अ पार्ट, जो हमें यहाँ पे देखने को मिला। अब अगले टॉपिक पे बात करते हैं, दैट इज़, आई होप ये देखिए सीरीज़ हेल्प कर रही है आपको, कुछ मदद मिल रही है इस चीज़ से। आई वुड ट्राई कि इस तरीके के हम और भी कंसेप्ट कवर कर सके ज़्यादा से ज़्यादा। रूरल अर्बन कॉन्टिनम की अगर मैं बात करूं, देखिए ये कंसेप्ट ये कहता है कि ना आपका जो ये रूरल एरिया, लेट्स से ये एक विलेज है और ये एक अर्बन एरिया है, वो कहते हैं ना इसमें कोई क्लियर कट ऐसी बाउंड्री नहीं है, ये बाउंड्री नहीं है, दे बोथ आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, और इन दोनों के कुछ ऐसे फीचर होते हैं जो आपस में एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं, राइट। तो रूरल अर्बन कॉन्टिनम की जो अप्रोच है वो इस बात को क्रिटिसाइज करती है कि रूरल एरियाज एंड अर्बन एरियाज आर कम्प्लीटली अपोजिट। They said that there is no clear-cut boundaries between the villages or between the rural areas and the urban areas, right? तो सोसाइटी को आप एक गांव और शहर के रूप में देखने के बजाय आप ये जो अप्रोच है वो ये कहती है कि विलेजेस में भी कुछ अर्बन कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं, जैसे अच्छी एजुकेशन हो सकती है, मॉडर्न टेक्निक की जॉब हो सकती है, और अर्बन एरियाज़ में भी कुछ रूरल ट्रेट हो सकते हैं, जैसे कि कास्ट सिस्टम आप फॉलो कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग किनशिप टाई हो सकती हैं, राइट। जैसे अगर हम देखें विलेज एरिया के फीचर्स क्या होते हैं कि वो एग्रीकल्चर डिपेंडेंट होता है, लाइफस्टाइल ट्रेडिशनल तरीके का है, कास्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिलती है, राइट। टेक्नोलॉजी उतनी ज़्यादा वहाँ नहीं होती है, कम्युनिटी बहुत ज़्यादा क्लोजली कनेक्ट होती है। वहीं अगर शहरों में देखें तो जॉब ऑक्यूपेशन मिक्स देखने को मिलती है, लाइफस्टाइल आपकी मॉडर्न है, कास्ट एंड क्लास दोनों चीज़ें देखने को मिलती हैं, रिच एंड पुअर का कंसेप्ट है ना यहाँ कास्ट के साथ साथ, राइट। टेक्नोलॉजी मॉडरेट टू हाई एडवांस देखने को मिलती है आपको, मिक्स्ड कम्युनिटीज़ हैं यहाँ पे, तो इतनी ज़्यादा क्लोजली अटैच नहीं होती हैं। यहाँ पे गांव में विलेजेस में इनफॉर्मल रिलेशन होते हैं, वहीं अर्बन एरिया में फॉर्मल रिलेशन होते हैं। तो ये तो इनके फीचर्स हैं, लेकिन कई बार इन दोनों में आपस में ओवरलैपिंग फीचर्स भी हो सकते हैं, राइट। एक सिटी के पास, एक सिटी है उसके पास अगर कोई विलेज है तो हो सकता है ना कि इस विलेज के लोग सिटी में जा रहे हो फैक्ट्री में काम करने के लिए, तो वो अर्बन ट्रेड फॉलो कर रहे हैं ना, लेकिन फिर भी वो कास्ट बेस्ड मैरिज नॉर्म्स फॉलो करते हैं। सिटी में काम करने के बावजूद, सिटी में रहने के बावजूद भी वो कास्ट बेस्ड मैरिज के सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब सिटी में रह के भी वो विलेज के नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं। और एक सिटी है, सिटी में लेट से स्लम है,
स्लम में वहाँ पे वो लोग जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, स्लम में वो लोग अभी भी क्लोज नेट फॉलो कर रहे हैं, तो आप सिटी में रह के भी विलेज के फीचर्स फॉलो कर रहे हो। तो यही कंसेप्ट है जो रिलेटेड है रूरल अर्बन कॉन्टिनम से, कि विलेजेस एंड द अर्बन एरियाज आर नॉट कम्प्लीटली सेपरेट एंड अपोजिट, दे मे समटाइम्स शेयर सम कॉमन फीचर्स। अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट स्टडी की थी, अच्छा इसको एक और नाम दिया था फोक अर्बन कॉन्टिनम। फोक अर्बन कॉन्टिनम, एक इम्पॉर्टेंट पर्सन जिन्होंने इस पर स्टडी की थी दैट वाज रॉबर्ट रेडफील्ड। रॉबर्ट रेडफील्ड वाज द पर्सन, इन्होंने मैक्सिकन विलेज पे स्टडी की थी। याद रखना ये कुछ चीज़ें कई बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है। नाम हमें पता है रूरल अर्बन कॉन्टिनम में रॉबर्ट रेडफील्ड का हमें लिखना है, लेकिन हमने ये नहीं देखा मैक्सिकन विलेज, और क्वेश्चन इससे पूछ लिया तो बहुत सिंपल सा ही है, मैक्सिकन बस विलेज याद रखना, जहाँ पे इन्होंने ये रूरल अर्बन कॉन्टिनम की स्टडी की थी। इंडिया में अगर मैं बात करूँ, पूछे इंडिया में इस पर्सपेक्टिव पे या रूरल अर्बन कॉन्टिनम के रिगार्डिंग, रूरल अर्बन कॉन्टिनम के रिगार्डिंग कौन बात कर रहा है, तो वो बात कर रहे हैं ए आर देसाई, राइट। ए आर देसाई क्या कह रहे हैं कि किस तरीके से अर्बन एंड रूरल एरियाज जो है वो इकोनॉमिकली और सोशली लिंक्ड हैं, राइट। कि गांव के लोग शहर में आके काम करने के लिए डिपेंडेंट है ना, और शहरों के लोग भी अपनी चीज़ों के लिए विलेज पे डिपेंडेंट है फॉर द रॉ मटेरियल्स। क्लियर? तो आई होप इसका कंसेप्ट समझ में आएगा। और डिटेल में मैं इसमें कुछ नहीं बता सकती हूँ आपको, राइट, बिकॉज ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, सब्जेक्टिव नहीं है। बहुत डिटेल में हमने फिर भी देख लिया है, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ एनवायरनमेंट से रिलेटेड आपके सोशल मूवमेंट पे। एनवायरनमेंट, क्योंकि सोशल मूवमेंट एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, अलग अलग है, किसानों के मूवमेंट अलग हैं, वुमेन से रिलेटेड अलग हैं। अब एनवायरनमेंट से रिलेटेड सोशल मूवमेंट हो क्योंकि सकते हैं, आपको पता है एनवायरनमेंट को बहुत सारी चीज़ों से हार्म है, तो मैं सीधा मूवमेंट पे जा रही हूँ। जैसे एनवायरनमेंट में क्या प्रॉब्लम है, डिफॉरेस्टेशन है, पोल्यूशन है, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, डेवलपमेंट के चक्कर में कम्युनिटी का डिस्प्लेसमेंट होता है, तो ये सब इशूज़ आते हैं और इनको लेके कुछ हमें देखने को मिलते हैं एनवायरनमेंट रिलेटेड सोशल मूवमेंट, जिसमें से पहला है चिपको मूवमेंट। इसमें ज़्यादा कहानी समझाने को नहीं है, कॉपी पेन लेके बैठिए, फैक्ट्स लिखिए, क्लास के बाद एक बार जो नोट्स बना रहे हैं उनको पढ़ लेना, चीज़ें अच्छे से याद हो जाएंगी। चिपको मूवमेंट 1973 कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में। सबको पता होगा चिपको मूवमेंट क्या था। लोगों ने पेड़ों को गले लगा लिया था ताकि आप पेड़ों को, मासिव लेवल पे पेड़ों की कटिंग हो रही थी तो आप वो काटो ना। मेजर वुमेन इसमें पार्टिसिपेट भी कर रही थी, राइट। तो चिपको मूवमेंट क्या था? टू प्रिवेंट डिफॉरेस्टेशन। लीडर्स के नाम याद रखना, सुंदरलाल भगुना एंड गौरा देवी। पूछ सकता है ये कौन लीडर किससे एसोसिएटेड थे, राइट। इससे फ्यूचर में भी इकोलॉजी को लेके, एनवायरनमेंट को लेके अवेयरनेस एक स्टैब्लिश हुई थी। उत्तराखंड में टेहरी विलेज था, वहाँ पे ये मूवमेंट हुआ था। तो ईयर, प्लेस एंड द लीडर्स, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और क्यों था ये तो पता ही होना चाहिए। अगला मूवमेंट है दैट इज़ नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा इज़ अ रिवर, बचाना है। क्यों बचाना है? क्योंकि आप डैम बना रहे थे उस पर। डैम बनाओगे तो एनवायरनमेंट को हार्म होगा, क्योंकि वहाँ से सब 1985 में चला और चला आगे। ऐसा नहीं है कि इस साल चला, मतलब एक महीने चला और ख़त्म हो गया, चला ये मूवमेंट आगे तक। तो डैम्स की वजह से एक तो लोगों को वहाँ से जाना पड़ेगा, लोगों का डिस्प्लेसमेंट होगा और एनवायरनमेंट को भी नुकसान होगा, राइट। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन पे कौन सा डैम बन रहा था जिसके लिए ये किया गया? डैम का नेम भी पता होना चाहिए आपको, दैट इज़ सरदार सरोवर डैम। सरदार सरोवर डैम, राइट। लीडर इसके मेधा पाटकर एंड बाबा आमटे। मेधा पाटकर एंड बाबा आमटे, ये नाम याद रखना है, राइट। मैंने बताया डिस्प्लेसमेंट हो जाती है ट्राइबल पीपल की इसलिए, और फिर फॉरेस्ट और लैंड का तो नुकसान होता ही होएगा आप जब डैम बनाओगे। सो दैट्स वाई ये मूवमेंट इनिशिएट किया गया था। फिर अगला आता है, मैंने इन पे आपसे MCQ भी पूछे, आप लोगों को याद होगा अगर आप लोगों ने पूरी प्लेलिस्ट फॉलो करी है अब तक। अगर आप लोगों ने पूरी प्लेलिस्ट फॉलो करी है तो आप लोगों को याद होगा कि मैंने इनसे रिलेटेड MCQ भी आपसे पूछे हैं। 1970s 1980s के टाइम पे ये मूवमेंट था, केरला में ये मूवमेंट था, साइलेंट वैली मूवमेंट। क्या था? हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बन रहा था, हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बन रहा था, राइट। एक रेन फॉरेस्ट वाला जो रिच रेन फॉरेस्ट था वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बना रहे थे, तो आप उसकी कंस्ट्रक्शन को अपोज कर रहे थे कि भैया ये मत करो, इससे फॉरेस्ट को नुकसान होगा, राइट। तो साइलेंट वैली, इसका रिजल्ट क्या निकला? सक्सेसफुल रहा था। साइलेंट वैली को बाद में नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया गया और यहाँ पे इस तरीके का कोई डैम नहीं बना था, राइट। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है भोपाल गैस ट्रेजेडी को लेके भी प्रोटेस्ट था एक, भोपाल गैस ट्रेजेडी को लेके। तो वो उसका ईयर क्या था? 1984 वाज द ईयर। एक तरीके से इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर, अब तक की पूरे वर्ल्ड में सबसे बेकार इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर ये मानी जाएगी, राइट। इंडस्ट्री की अकाउंटेबिलिटी को लेके ये प्रोटेस्ट किया गया।
विक्टिम को कंपनसेशन देने के लिए ये प्रोटेस्ट किया गया। इंडस्ट्री की क्रेडिबिलिटी बनती है ना भाई, आपकी वजह से इतना ज़्यादा हार्म हुआ लोगों को यहाँ पे, आपकी नेग्लिजेंस की वजह से ये चीज़ें हुई हैं, राइट। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मतलब जो ये भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई है, इसमें कौन सी गैस रिलीज़ हुई है, अगर ये इस तरीके का क्वेश्चन, वैसे तो देखिए सोशोलॉजी में ऐसे नहीं पूछेगा, बट इन केस समटाइम आपको छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो द नेम इज़ मिथाइल आइसोसाइनेट, याद रखना, इट इज़ मिथाइल आइसोसाइनेट, राइट। काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक एंड वॉलेटाइल इंडस्ट्रियल केमिकल है ये, पेस्टिसाइड वगैरह बनाने में भी यूज़ किया जाता है, कलरलेस होता है, बहुत ही शार्प इसकी स्मेल होती है, ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग मूवमेंट देखते हैं, एपिको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट की तरह ये एक एपिको मूवमेंट है, इसमें भी लोगों ने ट्री को हक करा था सो दैट उनको ना काटा जाए, बट ये मूवमेंट जो है इंस्पायर था ये चिपको मूवमेंट से, बट ये मूवमेंट का प्लेस याद रखना है, कर्नाटका है। आप जो था वेस्टर्न घाट्स में पेड़ों को काटा जा रहा था, तो आपने यहाँ पे चिपको मूवमेंट से इंस्पायर होकर पेड़ों को हक करा, ट्रीज को हक करा, सो दैट आप पेड़ों को कटने से बचा सको। फिर आता है कुंदकुलम, ये एक एंटी न्यूक्लियर मूवमेंट था। क्या था? कुंदकुलम मूवमेंट जो था एंटी न्यूक्लियर मूवमेंट था। द प्लेस इज़ तमिलनाडु। यहाँ पे क्या था, न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो लगाया जा रहा था। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाओगे तो रेडिएशन का डर रहेगा, एक तो डिस्प्लेसमेंट तो करनी ही पड़ेगी लोगों की, लेकिन रेडिएशन थ्रेट भी तो रहेगा ना। तो इसीलिए लोग अपने लोकल राइट्स की बात कर रहे थे और एनवायरनमेंट सेफ्टी की बात कर रहे थे, ये आपको ध्यान रखना है। ये तो हो गए आपके लोकल इंडिया के लेवल पे जो एनवायरनमेंट मूवमेंट थे, लेकिन इसके अलावा एक चीज़ आप और ध्यान रखेंगे, दैट वाज ग्रीन पीस मूवमेंट। ग्रीन पीस, अच्छा ग्रीन पीस क्या है? ग्रीन पीस एक इंटरनेशनल एनजीओ है जो फाइट करता है पोल्यूशन। ग्रीन पीस मूवमेंट में इंटरनेशनल एनजीओ दैट वाज फाइटिंग फॉर द पोल्यूशन के लिए फाइट कर रहा था, और क्या था, प्रमोट कर रहा था कंजर्वेशन को, क्लियर। अच्छा, एक है फ्राइडेज फॉर फ्यूचर। फ्राइडेज फॉर फ्यूचर, अब इससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट नाम है। ये जो मूवमेंट है ये यूथ लीड कर रही थी, क्लाइमेट मूवमेंट के लिए, ग्लोबल क्लाइमेट मूवमेंट था, यूथ लीड कर रही थी। इसमें एक इम्पॉर्टेंट नाम आता है, दैट इज़ ग्रेटा थनबर्ग। इसमें नाम आता है ग्रेटा थनबर्ग। ये नाम इम्पॉर्टेंट है, देखिए किसी तरीके से, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे एक इम्पॉर्टेंट क्लाइमेट को लेके फिगर है। ये एक इंटरनेशनल लेवल पे क्लाइमेट और मतलब एनवायरनमेंट को लेके एक इम्पॉर्टेंट फिगर है, इसलिए इनका नाम याद रखना। ये एक स्वीडिश एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं जो वर्ल्ड वाइड जानी जाती हैं, क्योंकि ये क्लाइमेट चेंज पे बात कर रही थी। ये ग्लोबल यूथ क्लाइमेट मूवमेंट को लीड कर रही थी। इनको अपनी 15 साल की उम्र में ही काफ़ी ज़्यादा जो पॉपुलैरिटी मिल गई थी, क्योंकि अकेले इस प्रोटेस्ट को वहाँ स्वीडन की पार्लियामेंट में इन्होंने प्रेजेंट किया था, क्लियर, राइट। फ्राइडेज फॉर फ्यूचर अब इनका मूवमेंट है, मैंने आपको बताया ही है, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। चलिए, अच्छा वैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आप लोग एक बार देख लेना, अगर आप लोग चाहते हो मैं ही बताऊं तो आप मुझे इस वीडियो में कमेंट करके बता देना। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल पे मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी। 2015 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सेट किए गए जो आपको 2030 तक अचीव करने हैं। टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। सीक्वेंस में याद करने, ऐसा नहीं आपने ऊपर नीचे याद कर लिया, आपसे सीधा पूछेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 क्या बोलता है, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फॉर एग्जाम्पल 10 क्या बोल रहा है। तो यू जस्ट नीड टू कीप ऑल द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इन माइंड, राइट। वो सीक्वेंस में ही आपको याद रखने पड़ेंगे, चीज़ ध्यान रखना, राइट। टोटल 17 इन नंबर है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए मैं एक बार 1 बाय 1 बता ही देती हूँ शॉर्ट में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 1 है वो कहता है कि गरीबी हटानी है। अच्छा, अब ये इंटरनेशनल लेवल पे तो हर कंट्री इन गोल को अचीव करने के लिए अपने अपने लेवल पे स्टेप लेंगी। हर कंट्री की देखिए गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट फंक्शन करती है, गवर्नमेंट रूल लाती है, पॉलिसी बनाती है, कानून बनाती है। तो आप लोग कोशिश करोगे कि आप अपनी कंट्री में इन गोल्स को अचीव कर सको। टारगेट ईयर 2030 रखा गया है। आपकी कंट्री में गरीबी नहीं होनी चाहिए, प्लस गरीबी नहीं होनी चाहिए तो भुखमरी भी नहीं होनी चाहिए भैया, सबको हंगर भी नहीं होनी चाहिए, खाने पीने को मिले। फिर अच्छा, अगर गरीबी नहीं है, खाने पीने को मिल रहा है, तो लोगों की हेल्थ एंड वेलबींग अच्छी हो ही जाएगी। तो आपको हेल्थ एंड वेलबींग पे फोकस करना है। अब गरीबी देख ली, खाना पीना भी सबको मिल रहा है, हेल्थ भी सबकी अच्छी है, तो भैया आप सीधा पढ़ाई लिखाई पे भी ध्यान दो। बेसिक सब मिल गया ना खाना पीना उन्हें, तो अब उनकी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन पे फोकस करो। फिर ये देखो कि सबको, मैं देखिए नॉर्मल सा बोल के आपको बता रही हूँ सो दैट आपको याद रह जाए चीज़ें।
सीक्वेंस, फिर आप ट्राई करो कि भैया स्कूल में सबको जाने को मिले। ऐसा ना हो लड़कों को स्कूल जाने को मिल रहा है और लड़कियों को नहीं मिल रहा। तो यू नीड टू फोकस, आपको ध्यान देना है कि जेंडर इक्वालिटी मेंटेन रहे, राइट। पहले भैया सबको क्या करो, सबके पास थोड़ा पैसा पहुंचाओ ताकि लोग खाना पीना खरीद सके, हंगर नहीं हो, ताकि लोग अच्छे से हेल्थ अच्छी रहे और वेलबींग अच्छा रहे, क्योंकि खाना नहीं मिलेगा तो सब लोग बीमार पड़ जाएंगे। अब हेल्थ वेलबींग है, पैसा है लोगों के पास, तो उनको पढ़ाई लिखाई करवाओ। पढ़ाई लिखाई में भी ध्यान रखो कि मेल फीमेल दोनों को एजुकेशन मिले, जेंडर इक्वालिटी रहे। फिर आप देखो मैं याद करने का तरीका बता रही हूँ। फिर आप देखो क्या स्कूल में साफ़ सफाई है। हालांकि ये गोल सिर्फ स्कूल के लिए नहीं है, ये तो आपको पूरी कंट्री में क्लीन वाटर प्रोवाइड करना और सैनिटेशन प्रोवाइड करनी है, बट हम लिंक करने के लिए याद कर रहे हैं कि स्कूल में मेल फीमेल दोनों चले गए। अब आप देखो कि बच्चों के लिए वहाँ साफ़ सफाई है और पानी आ रहा है पीने लायक उनके लिए, ये चेक करो। फिर देखो क्या स्कूल में बिजली पानी चल रहा है, तो देखो कि अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी है या नहीं। फिर चेक करो बच्चे पढ़ लिख गए, स्कूल कर लिया, सब कुछ कर लिया। अल्टीमेट गोल क्या होता है, पढ़ लिख के अच्छा कमा सके ना। अल्टीमेट गोल क्या है, पढ़ लिख के अच्छा कमा सके। तो फिर आगे डिसेंट वर्क की अपॉर्चुनिटी है ताकि इकोनॉमी की ग्रोथ हो सके। अगर लोगों के पास काम ही नहीं होगा तो आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ ही नहीं होगी, राइट। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, काम अगर लोगों को देना है तो आपके यहाँ पे अच्छी इंडस्ट्री होनी चाहिए, नए इनोवेटिव आइडिया होने चाहिए टू डू द वर्क, राइट। और आपकी कंट्री का इंफ्रा में सारी चीज़ें जाती हैं, रोडवेज़, रेलवेज़, कम्युनिकेशन नेटवर्क। देखिए आज का डेट डिजिटल युग है, अगर आपका कम्युनिकेशन सेटअप, टेक्नोलॉजी, ये सब चीज़ें अच्छे से सेटअप नहीं है तो लोग कहाँ से ऑनलाइन और ये सब चीज़ें यूज़ कर पाएंगे। तो इंफ्रा अच्छा होना चाहिए आपका। उसके बाद अब आप देखो कि ये सब चीज़ें हैं तो आपकी इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, काम सबको मिलना चाहिए भैया, डिस्क्रिमिनेशन मत करो। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखो, 5th नंबर गोल पे बात थी जेंडर इक्वालिटी की, राइट। और यहाँ ओवरऑल इक्वालिटी की बात है कि किसी भी तरीके को, कास्ट को लेके, क्रीड को लेके, रिच एंड पुअर को लेके, किसी भी फॉर्म में आपको इनइक्वालिटी कहीं पे भी नहीं करनी है। फिर आपको कोशिश करनी है कि जो शहर है, फॉर एग्जांपल अब इनइक्वालिटी नहीं है, मैं काम करने जहाँ जाऊँगी मान लीजिए, तो वो शहर रहने लायक हो। जो सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ हैं वो रहने लायक भी तो होनी चाहिए, सो दैट पीपल कैन गो एंड अर्न। फिर आपको देखना है कि क्लाइमेट भी सही रहे, वेदर कंडीशन, क्लाइमेट कंडीशन ठीक रहे। उसके बाद आपको देखना है लाइफ बिलो वाटर, मतलब मरीन लाइफ पे भी आपको फोकस करना है, एंड लाइफ ऑन लैंड, ये दोनों ही चीज़ें सही रहें, राइट। लाइफ बिलो वाटर एंड लाइफ ऑन लैंड, ये दोनों चीज़ें सही रहें। फिर आपको बात करनी है, अच्छा एक सेकेंड, कुछ स्किप हुआ, 10, 11, 12, 13, 14, राइट। कुछ मैंने नंबरिंग में गड़बड़ करी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, आई थिंक एक मिस हो गया। ओके 12th में मैंने मिस कर दिया, सॉरी। दिस इज़ 13, दिस इज़ 14, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, दिस इज़ 15। 12th नंबर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, 12th गोल मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। 12th गोल इज़ रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। मतलब आप प्रॉपरली क्या करो, चीज़ें जो खरीद रहे हो वो प्रॉपर हो और चीज़ें जो बन रही हैं वो भी प्रॉपर हो, तो कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन प्रॉपर हो। फिर 16th आता है पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन मतलब शांति बनी रहे, जो संस्थाएं हैं जो शांति बनाए रखने का काम करती हैं, जो कानून बना रही हैं वो अच्छे रहे, वो अपने अपने स्ट्रांगली काम करें। और लास्ट है पार्टनरशिप फॉर गोल। आप लोग सब कोशिश करो, जितने भी आपकी इंस्टीट्यूशन है, कि आप सब मिल के ये सारे गोल अचीव कर सको, राइट। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट है, या आपके यहाँ पे जो इकोनॉमी पॉलिटी वर्क कर रही है, तो आपस में सारी जो इंस्टीट्यूशन वर्क करते हैं वो सब कोशिश करें कि हम इन सारे गोल्स को अचीव कर सकें, राइट। लेट्स रिवाइज वंस अगेन। गोल नंबर 1, गरीबी नहीं होनी चाहिए। गरीबी नहीं होगी तो सबको खाने को मिलेगा, खाने को मिलेगा तो हेल्थ और वेलबींग अच्छी रहेगी, हेल्थ वेलबींग अच्छी रहेगी तो हम पढ़ाई पे फोकस करेंगे, स्कूल जाएंगे तो ये भी देखेंगे कि लड़के लड़कियों दोनों को अपॉर्चुनिटी मिले जाने की। अपॉर्चुनिटी मिल रही, मैं याद करने के लिए बता रही हूँ, ऐसे है नहीं, मतलब बहुत ब्रॉड मतलब है इनका, मैं तो आपको याद करने के लिए ऐसे बोल के बता रही हूँ।
फिर आपको देखना है कि लड़का लड़की दोनों स्कूल जा रहे हैं, तो वहाँ पे भैया बच्चों के लिए स्कूल साफ़ सुथरे हैं, पानी वानी है। आप देखते हो कि कुछ स्कूलों में वाटर फैसिलिटी मेनली जो बिल्कुल गवर्नमेंट होते हैं, जो प्रॉपरली एक तरीके से ऐसे एरिया में है जहाँ ज़्यादा डेवलपमेंट ही नहीं पहुँचा है, तो पानी और साफ़ सफाई भी नहीं होती है। तो आपको ये देखना है ये है या नहीं। उसके बाद देखना है बिजली बच्चों को मिल रही है, मतलब एनर्जी अफोर्डेबल और क्लीन है। उसके बाद अब बच्चों ने स्कूल पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ाई कर ली, तो उनको काम भी तो मिलना चाहिए। तो डिसेंट वर्क काम कब मिलेगा? जब आपके यहाँ पे इंडस्ट्री अच्छी है, आप इनोवेटिव आइडियाज़ को प्रमोट कर रहे हो, आपके यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है। फिर उसके बाद आपको देखना है कि काम मिले तो काम में भी इनइक्वालिटी ना हो, आप डिस्क्रिमिनेट ना करो कि इन लोगों को काम नहीं मिल रहा, उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही है। फिर काम मिल रहा है तो जिस सिटी में काम मिल रहा है वो रहने लायक भी हैं, वहाँ बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, सस्टेनेबल होनी चाहिए। फिर क्लाइमेट ठीक होना चाहिए जगह का क्लाइमेट ठीक है। अच्छा, 11th के बाद 12th नंबर ये था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सिटीज़ के बाद था कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन सही होनी चाहिए। फिर आपका क्लाइमेट एक्शन था, और क्लाइमेट ठीक करना है तो आपको लाइफ बिलो वाटर भी ठीक करनी है, लाइफ ऑन लैंड भी ठीक करनी है। फिर शांति बनाए रखनी है, पीस, जस्टिस, एंड लास्ट में इन गोल को अचीव करने के लिए प्रॉपर पार्टनरशिप रहनी चाहिए। क्लियर? तो ये कुछ टॉपिक हमने कवर करे। पर्सपेक्टिव इंडियन सोसाइटी को स्टडी करने के कराए मैंने आपको, राइट। उसके बाद मैंने आप लोगों को कवर कराया है आपका अर्थ समिट के बारे में। उसके बाद हमने कवर करा है रूरल अर्बन कॉन्टिनम का कंसेप्ट, राइट। उसके बाद हमने कवर करा है आपका वी हैव कवर वन मोर टॉपिक, एक तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल करा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बाद हमने एनवायरनमेंट रिलेटेड सोशल मूवमेंट करे हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एनवायरनमेंट के जितने मूवमेंट थे वो हमने कर लिए हैं सोशल मूवमेंट चैप्टर से, एंड इसके बाद हमने अभी करा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो ये हमारी आज की क्लास के टॉपिक थे। बाकी नेक्स्ट मैराथन में मिलते हैं। आपको जो भी डाउट है वो आप मेंशन कीजिए। अगली क्लास में मेरा टॉपिक रहेगा जो एक स्टूडेंट ने डाउट में मेंशन करा है, दैट इज़ इवोल्यूशन ऑफ सोशोलॉजी इन द इंडियन सोसाइटी। देखिए, इवोल्यूशन ऑफ इंडियन सोसाइटी कोई टॉपिक नहीं है, इवोल्यूशन ऑफ सब्जेक्ट आपका सोशोलॉजी इन द इंडियन सोसाइटी है। बिकॉज इवोल्यूशन ऑफ इंडियन सोसाइटी की बात करोगे तब तो पूरी हिस्ट्री पड़ जाएगी, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न। सो दैट इज़ नॉट द टॉपिक। द टॉपिक इज़ कि किस तरीके से, राइट, कि किस तरीके से आपका जो है सोशोलॉजी इंडियन सोसाइटी में डेवलप हुआ, तो वो अगली क्लास में करेंगे। संस्कृताइजेशन का कंसेप्ट बता दूंगी बाय M.H. श्रीनिवास, डोमिनेंट कास्ट ब्राह्मणाइजेशन, तो ये सब कुछ टॉपिक हम कर लेंगे। कुछ एक्स्ट्रा थिंकर्स कर लेंगे, जैसे एंथनी गिडन्स की स्ट्रक्चरेशन थ्योरी, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो नॉर्मल से हट के चीज़ें हैं। थोड़ा सा टेक्निकलिटी जो रहेगी, उनके इंपॉर्टेंट कीवर्ड की क्वेश्चन बनेगा, तो ये कीवर्ड आप लोग माइंड में रखिएगा। क्लियर? सो ये सब चीज़ें हम लोग करेंगे। चलिए, सो दैट्स ऑल। थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।